हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने जो एनालिसिस लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ मालदीव के बारे में। मालदीव से थोड़ी निराशाजनक खबर आई है, लेकिन इतनी निराशाजनक भी नहीं है। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज सवेरे 5 मार्च 2024 को ये खबर आई कि मालदीव ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें चाइना ने मालदीव को ये अश्योरेंस दिया है कि चाइना जो है मालदीव को मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री के ऊपर थोड़ा आप नोट कीजिएगा। जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। और मजे की बात इसमें यह है कि इसकी डिटेल, इस एग्रीमेंट की डिटेल पब्लिक में शेयर की ही नहीं गई। अब ऐसा कैसा फ्री एग्रीमेंट मतलब चाइना ने और मालदीव ने किया है कि जिसमें ऐसी डिटेल्स हैं कि वो डिटेल शेयर ही नहीं करी गई। मतलब ऐसा कैसा एग्रीमेंट मालदीव ने और चाइना ने साइन किया है कि जिसकी डिटेल्स पब्लिक में शेयर ही नहीं करी गई, और कहा जा रहा है कि ये एग्रीमेंट जो है ये ऐसा है कि इसमें चाइना मालदीव को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब आपको समझना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में चाइना ने आज तक कभी किसी को फ्री में कुछ नहीं दिया। चाइना ने हमेशा किसी भी कंट्री को वो एक डेप्थ ट्रैप में फंसाने के लिए एक तरह का लोन दिया है, और उसके बाद उसके एसेट्स या ज़मीनें या पोर्ट्स या जो भी आप समझ लें उनको एक्वायर करने का एक ये बहुत अच्छी टेक्निक चाइना की शुरू से रही है। बहुत ही हैवी इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देना और साथ में कंडीशन लगा देना कि ये एग्रीमेंट जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, और इसको एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह रखा जाएगा, ताकि कोई भी जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ ना सके और इसकी डिटेल्स बाहर आ ना सके, और चाइना जो है बहुत आसानी से कंट्रीज़ को बेवकूफ़ बना करके उनकी ज़मीनें और उनके एसेट हड़प कर ले। ऐसा ही कुछ उसने पाकिस्तान में किया जब उसने ग्वादर पोर्ट हड़पा, और ऐसा ही कुछ उसने श्रीलंका में किया जब उसने हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का उठा लिया या अपने कब्जे में कर लिया। तो चाइना की ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है कि वो फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, हमेशा उसके पीछे उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। अब चाइना के लिए ऐसा करना एक तरह से बहुत मुमकिन था, जिसकी डिटेल्स बहुत पहले से आ रही थी कि जब चाइना ने श्रीलंका में चाइना को हार मिली, या एक डिप्लोमेटिक हार ही कह सकते हैं, चाइना का एक रिसर्च शिप था जिसको श्रीलंका ने अपने पोर्ट में आने से मना कर दिया, और ये कह दिया कि कोई भी जो शिप है इस तरह का रिसर्च शिप या मिलिट्री शिप्स जो है वो श्रीलंका के पोर्ट पे एक साल के लिए नहीं आ सकता। तो चाइना के लिए ये ज़रूरी था कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक अपना इंडियन ओशन में बेस बनाने के चक्कर में बहुत समय से लगा हुआ था, और यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी जो मिली वो मिली मालदीव में। मालदीव में उसी टाइम इलेक्शंस होने वाले थे, ठीक है जी। तो चाइना ने एक बहुत ही श्रूड तरीके से मालदीव्स की जो है मुइज़ की सरकार को अपने कब्जे में किया, और उनको लालच दे करके अपना एक बेस वहाँ बनाने का प्लान स्टार्ट कर दिया है। और मालदीव्स के लोगों को ये चीज़ जो है ये बहुत बाद में जा कर के समझ में आएगी, और कि मालदीव के लोग बहुत ही जल्दी इसका रिपरकशंस देखेंगे। मालदीव की पब्लिक के लिए इसका अंजाम जो है ये बहुत ही क्लियर है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। भारत के लिए इतनी भी कोई बहुत बुरी खबर नहीं है या बहुत निराशाजनक खबर नहीं है, क्योंकि भारत ने इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। भारत ने लक्षद्वीप के एक आइलैंड में पहले से ही एक नेवी बेस बनाने का काम शुरू कर दिया था, जिसको आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि उसका उद्घाटन जो है होते हुए नजर आएगा लक्षद्वीप आइलैंड में। और दूसरा स्टेप जो भारत ने चला है वो चला है मॉरिशस के एगालेगे आइलैंड के ऊपर। भारत ने मॉरिशस के साथ भी एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके थ्रू जो है
भारत जो है वो मॉरिशस के एगालेगे आइलैंड में एक नेवी बेस अपना बनाने जा रहा है। बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद इस एरिया में, इंडियन ओशन के इस एरिया में चाइना की इस एक्टिविटी को नज़र रखने के लिए भारत के पास 2 नेवी बेस आराम से ईजिली होंगे। और जो लक्षद्वीप का जो बेस है वो मालदीव के उस बेस से, या मालदीव से तकरीबन ज़्यादा नहीं 70 नॉटिकल माइल्स ही दूर है। ठीक है जी। तो भारत के लिए इतनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ जो है ये भारत बहुत ही ईजिली जो है मेरे ख्याल से मैनेज कर लेगा। और चाइना का जो ये एग्रेसिव पॉस्चर है, देखना बहुत जल्दी उसको मालदीव में भी एक हार का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें यहाँ पर टाइमिंग की भी बात है। टाइमिंग की बात इस तरह से है कि नवंबर में जब मोइजू सत्ता में आया था या जीत करके आया था, तब उसने भारत को एक डेडलाइन दी थी कि मार्च 10 तारीख 2024 तक आप जो है ये आइलैंड से अपने मिलिट्री पर्सनल्स निकाल दीजिए। जबकि भारत ने उसके साथ निगोशिएट किया और ये डील हुई कि भारत अपने मिलिट्री पर्सनल्स तो निकाल देगा, लेकिन वहाँ पे अपने सिविलियन पर्सनल्स डाल देगा, जिससे वो वहाँ पे जो भारत के द्वारा डोनेट किए गए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उनकी मेंटेनेंस करे। और उसका एक पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे ही ये फेज कंप्लीट हुआ, इमीडिएटली चाइना ने मालदीव के साथ जो है एक ये एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है जी। थोड़ा टाइमिंग की भी बहुत बड़ी बात है कि चाइना जो है थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव पॉस्चर ले रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की डिप्लोमेसी जो है चाइना को यहाँ पे भी मात जरूर देगी। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि चाइना की मॉडस ऑपरेंडी कैसे है। चाइना की ये बहुत पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है कि वो कभी भी जो है किसी कंट्री में जब एंट्री करता है तो उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस को वो खरीद लेता है या उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है और उनके पर्सनल ब्राइबिंग के साथ साथ उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए या और तरह की फालतू भी चीज़ें, एक्सपेंस जो है पैसा वो पानी की तरह बहाता है कि वहाँ पे करप्शन खूब हो, क्योंकि चाइना खुद भी बहुत करप्शन करता है। चाइना के पॉलिटिशियन खुद भी बहुत करप्शन करते हैं और वो जिस भी कंट्री में एंटर करते हैं या करप्शन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी कोशिश ये करते हैं कि वो उनको एक रिश्वत के तौर पे पैसे खिलाएं और वहाँ के जो इंडिविजुअल जो टॉप लोग हैं उनको वो अपने कब्जे में करें और फिर करप्शन करके, करप्शन के थ्रू उनको लोन दें और लोन जो है वो उनको ऐसे इंटरेस्ट रेट्स पे हो कि वो जो है उसको कभी चुका ही ना सके और लास्ट में जाकर के वो जो है वो उस तरह से उनकी ज़मीन या उनका एसेट्स या उनकी कोई भी पोर्ट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने कब्जे में ले सकें। ठीक है जी। ये होती है चाइना की मॉडस ऑपरेंडी किसी भी कंट्री में घुसने की और वहाँ के एसेट्स को हथियाने की। अब आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि भारत को भी ऐसी मॉडस ऑपरेंडी अपनानी चाहिए? आपको क्या लगता है कि भारत भी जो है ऐसी स्ट्रेटेजी करे कि हाँ भाई दूसरे देशों के पॉलिटिशियंस को खरीद ले और खरीदने के बाद जो है उनको जो है अपने कब्जे में कर ले और फिर वहाँ की ज़मीनों को या वहाँ की एसेट्स को हथियाना शुरू कर दे? लेकिन ऐसा नहीं होगा। भारत कभी भी जो है किसी पॉलिटिशियंस के लिए कुछ भी नहीं करता या किसी कंट्री की पॉलिटिशियन से वो कोई डील नहीं करता। भारत की कमिटमेंट हमेशा से जो रही है वो वहाँ के नॉर्मल पब्लिक के लिए साथ रही है या जनरल पब्लिक के साथ रही है। भारत का कनेक्ट जो है हमेशा किसी भी कंट्री की पब्लिक के साथ रहा है। उसने हमेशा पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया है और उसके बदले भारत ने जब भी कभी एड दी है उसमें भारत का कभी कोई इंटरेस्ट या कभी कोई पैसे का लेन देन या कभी कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसमें एक पैसे की भी करप्शन हुई हो। तो भारत जो है एक स्टैंडर्ड जो रूल्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करता है उस तरह का कंट्री है और उसने कभी भी किसी कंट्री में कोई इस तरह का काम नहीं किया कि जो उनके जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हो। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, अफगानिस्तान के लोगों को आज भी भारत के लोगों को
या भारत के प्रति इतना सम्मान है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह से बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा, बांग्लादेश में भी कैसे हुआ। श्रीलंका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, भारत ने उसको क्रेडिट लोन दे करके बचाया, और आज की डेट में श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद भी जो है, अभी भी जो है, अब स्टेबल होने के कगार पे है। इसमें सीधा से सीधा भारत की गवर्नमेंट का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, जिसमें मोदी जी ने एक पैसे की करप्शन के बिना श्रीलंका के पब्लिक के लिए ये काम किया, और उनको क्रेडिट लाइन दी, उनको अनाज दिया, उनको अलग तरह के खेती के फर्टिलाइजर्स दिए, इस तरह की चीज़ें दी ताकि वहाँ पे जनरल पब्लिक का भला हो पाए। लेकिन आपका इसमें क्या विचार है, आप मुझे इस बारे में लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि भारत को भी जो है चाइना वाली स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, या जो चाइना के अलावा भारत की अपनी जो एक स्टेबल टेक्निक है या एक अपनी जो सोच है उसी के ऊपर चलना चाहिए। चाइना थोड़ा सा नेवी के मामले में या इंडियन ओशियन के मामले में थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर करता है। वो इसलिए है कि चाइना का लगभग 70 से 80% ट्रेड, जी हाँ, चाइना का तकरीबन 70 से 80% ट्रेड जो है वो शिप के रास्ते इंडियन ओशियन से ही होकर निकलता है या इंडियन ओशियन से ही होकर गुजरता है। इसलिए उसको यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वो सोचता है कि मैं अपनी बना लूँ। जबकि पिछले दिनों चाइना कई तरह से भारत से मुँह खा चुका है। उसने बांग्लादेश में ट्राई किया चिटगांव पोर्ट को, बांग्लादेश को फंसा करके चिटगांव पोर्ट को हासिल करने का, वहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी ने उसको हराया। उसके बाद उसने श्रीलंका में ट्राई किया, श्रीलंका में भी वहाँ पे वो अपना एक वो सो कॉल्ड रिसर्च शिप लाने के चक्कर में था, उसमें भी वहाँ मना हो गया। उसके बाद उसने भूटान में बहुत सारा ट्राई किया, मॉरिशस में ट्राई किया, और म्यांमार में भी ट्राई कर रहा है। वहाँ पे भी बहुत जल्दी वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने मंसूबों में फेल होगा। तो भारत की डिप्लोमेसी इस मामले में काफ़ी स्ट्रांग रही है, और इतनी भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी वहाँ पे मॉरिशस में और लक्षद्वीप में जो है 2 अपने नेवल बेस ऑलरेडी खड़े कर दिए हैं, जिसके थ्रू वो सिर्फ चाइना में ही नहीं, वहाँ पे और भी कई तरह के बेसेस हैं। उसमें एक डिगो गार्सिया में जो है वो अमेरिका का एक बेस है, और उस पर फ्रांस के भी नेवी बेस बने हुए हैं, उनके ऊपर भी अच्छे से नज़र रखी जा सकेगी। तो ये था टोटल मेरा एनालिसिस मालदीव की इस खबर के ऊपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी राय दें कि भारत की पॉलिसी इस मामले में क्या होनी चाहिए, कि वो भी चाइना की तरह लोगों को फंसाए, या जो चाइना की अगेंस्ट जो है भारत की जो सच्ची और साफ़ सुथरी पॉलिसी है, जिसमें वो भारत जो है वो दूसरे देशों के या अपने नेबर कंट्रीज़ के, अपने पड़ोसी देशों के पब्लिक के साथ इंगेज करता है, गवर्नमेंट के साथ नहीं, पब्लिक के साथ इंगेज करता है, और पब्लिक का भला करता है, जनरल पब्लिक का भला करता है, और जनरल पब्लिक से कनेक्ट बनाता है। यानी कि जनरल पब्लिक जो है उनके मन में हमेशा भारत के लिए एक सच्ची भावना बनती है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।